हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड के डिफरेंसेस और उसके बारे में स्टडी करेंगे। और टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के थ्रू आयनिक फॉर्मूला का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। जी एग्ज़ाम में भी आता है, नीट में भी आता है, बोर्ड में भी आता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में डिफरेंस क्या है। टेट्राहेड्रल वॉइड की जो साइज़ है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड से छोटी है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे मेंशन है। और ऑक्टाहेड्रल की वॉइड की जो वैल्यू है वो थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है। इसके अलावा टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो 4 पार्टिकल के बीच में एक शेप बनता है। उसकी वजह से एक जनरेट होने वाले स्पेस है, वॉइड का मतलब स्पेस है, उसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। और 6 पार्टिकल के बीच में एक स्पेस क्रिएट होएगा, उसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। स्टूडेंट, फिर आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो पैकेजिंग में जितने भी पार्टिकल्स यूज़ होते हैं उसके जस्ट डबल नंबर में होती है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो पैकेजिंग के जस्ट बराबर होती है। स्टूडेंट, फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये टेट्राहेड्रल वॉइड को समझाने की कोशिश की है। ये 4 पार्टिकल है और यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो रहा है जिसको टेट्राहेड्रल वॉइड कहा जा रहा है। ठीक है। और ये जो स्पेस क्रिएट होता है वो इस टाइप का होता है, इस वजह से इसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आप देखेंगे स्टूडेंट, ये जो पार्टिकल्स हैं 6 पार्टिकल के बीच में एक स्पेस क्रिएट होता है। और ये जो पार्टिकल का शेप है वो इस टाइप का आता है। ठीक है स्टूडेंट, आप देखेंगे कि ये जो गैप क्रिएट हो रहा है कि 3 पार्टिकल्स जो हैं वो एक अरेंजमेंट में है और इसके वाइस वर्सा 3 पार्टिकल और अरेंजमेंट में है। तो उसकी वजह से जो स्पेस क्रिएट हो रहा है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ठीक है। सो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि आयनिक फॉर्मूला लिखने के लिए ये जो कुछ इंफॉर्मेशन है वो आपको याद रखनी है। सबसे पहले आप याद रखें कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो हमेशा इक्वल रहेगी नंबर ऑफ पार्टिकल के जो पैकेजिंग में है। और टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा जो पार्टिकल में जितने भी पैकेजिंग में जितने भी पार्टिकल उससे जस्ट डबल रहेगी। और पैकेजिंग में जो पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट वो हमेशा एन आयन होते हैं, मतलब एन आयन हमेशा आयनिक कंपाउंड की ज्योमेट्री बनाते हैं। और केट आयन जो है स्टूडेंट वो हमेशा वॉइड को फिल करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम ये इंफॉर्मेशन के थ्रू हम आयनिक कंपाउंड का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। स्टूडेंट, मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। स्टूडेंट, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि बी एक ज्योमेट्री बना रहा है जिसका नेम है HCP। ओके। और वो जो वो जहाँ वहाँ पे जो ए जो कम आयन है जो कि कैट आयन है वो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या कर रहा है, 2/3 उसका ऑक्यूपाई कर रहा है। जितनी भी टेट्राहेड्रल वॉइड है जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड है उसका 2/3 वो ए जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि क्या फॉर्मूला रहेगा, कंपाउंड का क्या फॉर्मूला रहेगा। तो पहले हम ये कंसिडर करते हैं कि बी जो है वो लैटिस फॉर्म कर रहा है, ज्योमेट्री फॉर्म कर रहा है, कंसिडर कर लेते हैं एन। तो सपोज अब नंबर ऑफ मैंने बताया कि जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड वो जस्ट डबल रहेगी। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जस्ट डबल रहेगी तो 2n हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है। फिर हम क्या कंसिडर करते हैं यहाँ पे कि जो अब क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो वो टेट्राहेड्रल ए ऑक्यूपाई कर रहा है वो उस कंपाउंड का वो उसका 2/3 ऑक्यूपाई कर रहा है। तो नंबर ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ 2n से मल्टीप्लाई करके, जो कि हो जाएगा 4n/3। ठीक है। फिर स्टूडेंट, हम ए एंड बी का रेशो निकालेंगे। तो ए का रेशो आएगा 4/n
4n/3 एंड इज टू n। ठीक है, तो n से n कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, और विल गेट 4/3। और उसके बाद जो रेशियो आएगा ये बहुत ही अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट है, हमें ये 4/4 इसका आंसर मिलेगा। और इसके बेस पे हम लिख देंगे कि इस कंपाउंड का फॉर्मूला A4B3 है। अब स्टूडेंट आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमने जो रेशो लिखा है वो A/B क्यों लिखा, B/A क्यों नहीं लिखा। तो वो इस वजह से नहीं लिखा स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं तो केट आयन पहले लिखते हैं और एन आयन बाद में लिखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ए ऑक्यूपाइड टेट्राहेड्रल वॉइड कर रहा है, तो ए इसका मतलब क्या हो गया, केट आयन है, और बी ज्योमेट्री फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब वो एन आयन है। इस वजह से हमने जब रेशो लिखना था तो हमने ए को पहले लिखा और बी को बाद में लिखा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में। इसके अलावा आप नीट का पेपर देखेंगे उसमें भी मिल सकता है, और जी में भी आपको मिल सकता है। फिर स्टूडेंट हम यहाँ पे देखेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड और एक्ट्राहेड्रल वॉइड की जो साइज़ है उसको, उसका कैलकुलेशन देखेंगे। तो इसमें हम जो वॉइड की रेडियस है उसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, और जो पार्टिकल की रेडियस है उसको कैपिटल आर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट हम यहाँ पे जो जो कैलकुलेशन देखने जा रहे हैं वो ऑक्टाहेड्रल की है। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे पार्टिकल 4 बनाए हुए हैं और ऑक्टाहेड्रल की कैसे बात की जा रही है। तो उसके लिए फिर से मैं आपको डायग्राम, इस डायग्राम में आप देखें 6 पार्टिकल हैं। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे कंसिडर करें कि 4 पार्टिकल है और इसके ऊपर एक पार्टिकल है और इसके नीचे एक पार्टिकल है, और उसकी वजह से वहाँ पे एक वॉइड क्रिएट हो रही है। तो वो इस तरीके से ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। ठीक है स्टूडेंट, फिर आप देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल आर कंसिडर किया गया है, और ये जो रेडियस है इसको कैपिटल आर से कंसिडर किया गया है। ठीक है, और फिर हमने एक राइट एंगल बनाया है स्टूडेंट। वो आपको बहुत ही ज्योमेट्री पता है कि हम जब भी कोई स्फेयर या सर्कल पर कोई भी रेडियस खींचते हैं तो वो 90% होती है, 90 डिग्री होती है सॉरी। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे सब जो है वो रेडियस है, तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली राइट एंगल हो गया। और अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बी और सी वो 2r है, और बी और ए वो आर और प्लस स्मॉल आर है, और ए सी बी आपका आर और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है। सो स्टूडेंट फिर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, बहुत क्योंकि ये दोनों कॉमन है और ये अलग है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक साइड रखेंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगा के जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी r इज इक्वल्स टू 0.414 r। यस स्टूडेंट, तो अगर आपको ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट फिर डेरिवेशन है टेट्राहेड्रल वॉइड का, और जो पार्टिकल्स के बीच में रिलेशन का भी एक ये डेरिवेशन है, लेकिन ये इतना कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसका सिर्फ आपको क्या दे रहा हूँ, इमेज दे रहा हूँ। तो आप इसको देखें, और अगर आपको समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये मैं यहाँ पे डायग्राम आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे 4 पार्टिकल हम कंसिडर कर रहे हैं और इसके बीच में ये वॉइड क्रिएट हो रही है। तो स्टूडेंट फिर आपको ये जो राइट एंगल लेना है, ठीक है, जो है आपका ए बी और सी। ठीक है, उसके बाद फिर आप लेंगे राइट एंगल ए डी और ई। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपके पास फाइनली लास्ट में आपके पास r इज इक्वल्स टू 0.2
0.225 R आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये ऑक्टाहाइड्रल टेट्राहाइड्रल एंड ऑक्टाहाइड्रल के बारे में हुआ। फिर स्टूडेंट हम पैकेजिंग इफ़िशियंसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसमें हम सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट को लेंगे। सो स्टूडेंट हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि ये डायग्राम है सिंपल क्यूबिक सेल का। उसमें आप देख रहे हैं कि सब कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल है। ठीक है, और अब आप इसको समझने के लिए जब हम इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसका एक साइड हम कंसिडर कर लेते हैं और वो एक साइड इसकी स्क्वायर हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब स्टूडेंट क्या हुआ कि इसका जो एज है वो जो एक जिसको ए से डिनोट करेंगे वो 2r के बराबर रहेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं। सो स्टूडेंट हमने यूनिट सेल के एज को ए कंसिडर किया है और रेडियस ऑफ स्फीयर को आर कंसिडर किया है। और जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि दो पार्टिकल जुड़ के एक एज बना रहा है। ठीक है, दो पार्टिकल की रेडियस। सो इस तरीके से एज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। फिर स्टूडेंट जैसा कि हमने पहले वीडियो में हमने देख लिया है कि जो सिंपल यूनिट सेल होती है उसमें वन पार्टिकल होता है। ठीक है, फिर स्टूडेंट स्फेयर जो है वो यहाँ पे उसका हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, फिर ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया, ये फिर आपके क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया, तो उसकी वैल्यू से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर पैकिंग और पैकेजिंग इफ़िशियंसी के लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और परसेंटेज में निकालना है, इस वजह से हमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब स्टूडेंट हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास सिंपल क्यूबिक की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 52.4%। ये सबसे कम जो इसकी पैकेजिंग इफ़िशियंसी होती है सिंपल क्यूबिक सेल की। फिर स्टूडेंट हम यहाँ पे देखेंगे फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर और सीसीपी एफसीसी दोनों का इक्वल होता है। तो आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे जो जो हमें पता है कि फेस सेंटर पे हर एक एज के सेंटर पे एक पार्टिकल होता है। तो हम किसी एक जो एज का वॉल्यूम निकाल लेते हैं और उसके बाद हमें सब पता चल जाएगा कि किस तरीके से इसका पैकेजिंग इफ़िशियंसी है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक राइट एंगल कंसिडर करेंगे ए बी सी। ठीक है, और आपको पता है कि बीच में एक एफ सी सी के बीच में एक पार्टिकल होता है। ठीक है, तो हम वहाँ से एक डायगोनल खींच देंगे। ठीक है, तो जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा कि वो डायगोनल उसके बीच में से जाएगा। अब कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि जो डायगोनल जा रहा है वो डायगोनल 4r के बराबर होगा। स्टूडेंट यहाँ ये इसका डायमीटर हो गया और एक रेडियस ये काउंट हो जाएगी, एक रेडियस ये काउंट हो जाएगी। इस तरीके से जो ये AC है वो 4r हो जाएगा। ठीक है, 1r, और यहाँ पे ये इसका डायमीटर 2r और ये 1r। इस तरीके से इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 4r हो जाएगा। ठीक है, फिर स्टूडेंट हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के जब हम इसकी वैल्यू निकालें तो सिंपल हमें कैलकुलेशन करना है। और जैसे हम कैलकुलेशन करेंगे फिर बाद में पैकिंग इफ़िशियंसी और पैकेजिंग इफ़िशियंसी का फॉर्मूला लगाएंगे। और अब जो हमने करना है वो ये फॉर्मूला लगाने के बाद इस फॉर्मूले को 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब स्टूडेंट ये क्यों करना है, क्योंकि आपको पता है एफसीसी और सीसीपी में नंबर ऑफ पार्टिकल जो होते हैं वो 4 होते हैं। इस वजह से हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सिंपल कैलकुलेशन जब करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास एससीपी सीसीपी और एफसीसी का जो पैकिंग इफ़िशियंसी आएगा वो 74% आएगा। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे आप याद रखें ये जो हमने कैलकुलेशन किया है वो कैलकुलेशन
CCP और FCC का है। HCP का कैलकुलेशन अलग तरीके से होता है। फिर स्टूडेंट हम BCC का देखेंगे। तो BCC में आपको पता है कि बॉडी के अंदर एक पार्टिकल होता है, तो हमें इस तरीके से एक राइट एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है, और फिर उसकी पैकिंग इफिशिएंसी निकालनी होगी। तो स्टूडेंट इसमें क्या है कि हमारे पास दो डायगोनल रहेंगे, तो हमारे पास दो की वैल्यू है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले CB की वैल्यू निकालेंगे या BC की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद उसकी वैल्यू और AB की वैल्यू के थ्रू हम डायगोनल के थ्रू हम पैकेजिंग इफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट पहले हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम से BDC ट्रायंगल लेंगे और उससे हम BC की वैल्यू निकालेंगे। फिर उस BC की वैल्यू हम पुट करेंगे ABC ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल में। तो क्या होगा, जो वैल्यू आएगी A की वो आएगी 4R/√3। फिर स्टूडेंट हमें सिंपल पैकेजिंग इफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, और यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाने के बाद हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है बॉडी सेंटर में 2 पार्टिकल्स होते हैं। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 68% आएगा। तो स्टूडेंट इससे हमें ये पता चल गया कि जो सबसे ज़्यादा जो पैकेजिंग इफिशिएंसी है वो CCP, FCC और HCP इन तीनों की होती है। फिर स्टूडेंट यहाँ पे एक जो न्यूमेरिकल फॉर्मूला आ जाता है, तो ये फॉर्मूला का क्वेश्चन मोस्टली बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी इसके बारे में आइडिया हमें होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे देखेंगे कि ये फॉर्मूला है, इसमें जो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पे डेंसिटी के फॉर्मूले से एक नया फॉर्मूला एवोगाड्रो नंबर के साथ और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल के साथ ये निकाला गया है। Z यहाँ पे स्टूडेंट नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है। इसके बाद यहाँ M जो है वो मास, एटॉमिक मास है एलिमेंट का, और एवोगाड्रो नंबर आपको पता है। सो इस तरीके से इस बेस पे आई थिंक RBSC एंड CBSC में दोनों में आपको इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन मिलेंगे। आप न्यूमेरिकल करें, अगर जो न्यूमेरिकल आपसे ना होता हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसका सॉल्यूशन आपको करके देंगे। थैंक यू।